दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप आसानी से प्रश्नों को समझ सकें और कुछ अन्य तथ्यों को भी जान सकें जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है गोलमेज सम्मेलन से कि उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना या तेज बहादुर सप्रू। तो सही उत्तर है बी.आर. अम्बेडकर। दोस्तों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले ये भारतीय प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है। कथन है जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, तो ये सही नहीं है। और कारण है कि गांधी इरविन समझौते 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेना अंतर्निहित था। तो दोस्तों देखिए, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए गलत किंतु आर सही है। आप जान लीजिए कि 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने कुछ बातों को स्वीकार किया था, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी और गांधी जी पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए कथन ए गलत है, कारण आर सही है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? आपको बताना है 1931, 1929, 1930 या 1932 में। तो सही उत्तर है 1930, ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए सेंट जेम्स पैलेस लंदन में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व के.टी. पॉल ने किया था और इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया और इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। अगला प्रश्न है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रमुख भारतीय नेताओं में कौन थे? तो सही उत्तर आप जानते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो आप जान लीजिए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। अब आइए देखते हैं दोस्तों कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो क्या कहलाता है? कलकत्ता समझौता, लंदन समझौता, पूना समझौता या लखनऊ समझौता? तो सही उत्तर है पूना समझौता यानी पूना पैक्ट। दोस्तों याद रखिएगा 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इस अधिनिर्णय के तहत मुसलमानों, यूरोपियों और सिखों के साथ दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान था। इसके विरोध में गांधी जी 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठ गए। अंततः 24 सितंबर 1932 को पूना में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य एक समझौता हुआ जिसमें 2 शर्तों के आधार पर संयुक्त निर्वाचन मंडल बनाए जाने संबंध में सहमत हुई। ये 2 शर्तें थी। प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गईं, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटों की व्यवस्था थी। और दूसरे केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई थीं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। देखिए कथन है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। बिल्कुल सही है। कारण है कि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थीं, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक विधानमंडलों से होता था। तो बिल्कुल सही, कथन और कारण दोनों सही हैं और
कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं दोस्तों। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिनका चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाना था। और इस नए निर्णय के तहत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। तो इस तरह से कथन और कारण दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। तो उत्तर है महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न उत्तराखंड यूडीए एलडीए परीक्षा में पूछा गया था। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी 1932 में और 1933 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ किया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने जीडी बिड़ला यानी घनश्याम दास बिड़ला को बनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट से संबंधित है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देख सकते हैं कि किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कि किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। तो ये था त्रिपुरी अधिवेशन 1939। दोस्तों आप जान लीजिए 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार निर्विरोध अध्यक्ष बने थे। और आप जान लीजिए कि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने। लेकिन कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान की मांग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में सही नहीं है। पहला है, वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, बिल्कुल सही। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की, सही है। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया, बिल्कुल सही है। वे सदैव डायरी रखते थे, ये आपका सही नहीं है। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में सिकंदर हयात खान, फजलुल हक और खलीकुज्जमा का काफ़ी योगदान था। मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे और उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन है आगा खां, M.A. जिन्ना, लियाकत अली खां या मोहम्मद इकबाल। तो सही उत्तर ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। दोस्तों आप जान लीजिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और मोहम्मद इकबाल ने दोस्तों 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद यानी प्रयागराज अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। देखिए प्रश्न है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन फल था किसका। क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, और AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत पर जापानी क्रिप्स के प्रस्ताव से भारतीयों के नैराश्य, इसके अलावा आप जान लीजिए भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी और AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। तो 1, 2, 4 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। और आप इसकी व्याख्या समझ सकते हैं दोस्तों। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता से ये स्पष्ट हो गया
कि ब्रिटिश सरकार युद्ध में भारत की अनिच्छुक साझेदारी तो बरकरार रखना चाहती है, लेकिन किसी सम्मानजनक समझौते के लिए सहमत नहीं है। करो या मरो वाले अपने भाषण में गांधी जी ने साफ साफ कहा था कि मैं रूस या चीन की हार का औजार नहीं बनना चाहता, लेकिन 1942 के बसंत तक उन्हें लगने लगा कि संघर्ष अपरिहार्य है। अतः कांग्रेस ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। गांधी जी ने अपने लेखनों में कहीं भी देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काया नहीं था, तो कथन 3 सही नहीं है, जबकि अन्य कथन भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सही हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, क्या नाम था? तो उत्तर है लुई फिशर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर उनके साथ थे। अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल बक, एडगर स्नो, एमएल सुरमेन, नॉर्मन थॉमस के साथ लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर कथन और कारण दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। कथन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आए थे, बिल्कुल सही है। और कारण है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने को कहा, तो ये भी सही है। दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है कैसे, आप जान लीजिए कि मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा की। जिन्ना ने कहा कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ दें तो भारत में जंगल राज लागू हो जाएगा, इसलिए मुसलमानों को इस आंदोलन से दूर रखने को कहा गया और इस तरह से मुसलमान अंग्रेजों के नज़दीक आ गए। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? तो उत्तर है क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। दोस्तों, अरुणा आसफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि नेताओं ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया या फैज़ाबाद? तो सही उत्तर है बलिया। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी और भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना। 1942 के दौरान देश के 3 प्रमुख स्थानों बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, तामलुक मिदनापुर बंगाल में दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक यहाँ की जाति सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया, और तीसरा सतारा महाराष्ट्र में अगस्त 1943 से मई 1946 तक, ये सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई, जिसके प्रमुख नेता वाई.वी. चहवाड़ और नाना पाटिल थे। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकार रही थी। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? जेल में गांधी का आमरण अनशन, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है जेल में गांधी का आमरण अनशन, ऑप्शन ए। दोस्तों, आगा खां पैलेस में कैद समय में महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बम्बई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकान कूट शब्द भेज देगी, अतः इसे ऑपरेशन रूबिकान नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया। यह एक अहिंसक आंदोलन था या यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था?
तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। और इस प्रश्न का सही उत्तर अगर जो देखा जाए तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही। और यह एक अहिंसक आंदोलन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए और सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था और न ही एक अहिंसक आंदोलन था। तो इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं कि 9 अगस्त 1942 की सुबह में अधिकांश कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के कारण भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व विहीन स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण वे भी इसका नेतृत्व नहीं कर पाए थे। साथ ही आंदोलन में व्यापक हिंसा भी हुई थी, अतः यह आंदोलन अहिंसक नहीं था। आंदोलन की घोषणा के बाद ही कांग्रेस को एक गैर कानूनी या असंवैधानिक संगठन घोषित कर दिया गया था। तो सही उत्तर ए और सी दोनों है, जबकि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने इसका उत्तर बी माना है कि कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया। तो अगर जो कहा जाए कौन सा कथन सही है, तो एक प्रकार से कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, ये सही है। और यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ये भी सही है। अब आइए सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किला में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में किसने वकालत की थी? सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना या टी.बी. सप्रू? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, टी.बी. सप्रू ने। दोस्तों, 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सरतेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और भूला भाई देसाई कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी कब, किस तिथि को? तो उत्तर है 21 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, डेट याद रखिएगा, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत या आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार के स्थापना की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली खां या मेजर करतार सिंह? तो दोस्तों, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, शौकत अली मलिक तथा मेजर करतार सिंह ये सभी व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से जुड़े थे और इसका कोई भी सटीक उत्तर नहीं होगा। मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक, मेजर करतार सिंह सभी व्यक्ति इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए से जुड़े नहीं थे? रशीद अली, शाहनवाज, पी.के. सहगल या बी.सी. दत्त? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी.सी. दत्त। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों और सैनिकों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह और शाहनवाज को फांसी की सज़ा तथा राशिद या रशीद अली को 7 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई। बी.सी. दत्त आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? गोखले, सी.आर. दास, बी.सी. पाल या बी.जी. तिलक? तो सही उत्तर है चित्तरंजन दास यानी सी.आर. दास। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित है। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा, ये योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों का रिवीजन। और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। और ये वीडियो न केवल उत्तर प्रदेश आरओ बल्कि उत्तराखंड समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। कई प्रश्न जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं उनके आगामी वर्षों में पूछे जाने की भी संभावना होती है, इसलिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और इस क्रम में हम भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत खंड का रिवीजन इस समय
समय कर रहे हैं। आगे सामान्य अध्ययन के हम अन्य खंडों राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था, इन पर भी चलेंगे। दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।